हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कटे, हे मायड़ थारो वो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो मेवाड़ी सिर मोड़ कटे, वो महाराणा पर। जय कलिंग जी की खमा गणी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अशोक कुमार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडो राजस्थान एक्सप्लोर में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम को काफ़ी सरल और सारगर्भित शब्दों में समझने का। दोस्तों, मेरा पहला वीडियो आ चुका है जिसके अंदर महाराणा प्रताप से जुड़े कई महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन मैंने उसमें किया है, और ये उसका दूसरा भाग है जिसमें महाराणा प्रताप से जुड़े जो अगले घटनाक्रम है उनका वर्णन इस वीडियो में मैं आपके सामने पेश करूँगा। दोस्तों, मेरे वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। अब बात करते हैं जो पहले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे उनके बारे में। दोस्तों, महाराणा उदय सिंह जी और जयवंता बाई के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में महाराणा प्रताप का जन्म 9 जून 1540 के अंदर कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ में होता है। दोस्तों, उनके जो विवाह होते थे वो टोटल 11 हुए थे। उनके पुत्र 17 थे और उनके जो मुख्य रानी होती है वो अजबदे पंवार होती है। उनके ज्येष्ठ पुत्र जो होते हैं अमर सिंह जी होते हैं। और 28 फरवरी 1572 को जब महाराणा प्रताप के पिताश्री महाराणा उदय सिंह जी का स्वर्गवास गोगुंदा के अंदर होता है तो उसी दिन महादेव बावड़ी गोगुंदा के अंदर ही महाराणा प्रताप का राज तिलक किया जाता है। उसके बाद मैंने बात की थी कि जब महाराणा प्रताप राजगद्दी पर बैठते हैं तो उस समय जो शासन होता है दिल्ली के अंदर वो होता है अकबर का, और अकबर काफ़ी रियासतों को अपनी अधीनता स्वीकार करा चुका था। वो चाहता है कि महाराणा प्रताप भी मेरी अधीनता स्वीकार करें। इस क्रम में कुछ लोगों को वो महाराणा प्रताप के पास अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजता है, लेकिन महाराणा प्रताप काफ़ी स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं और वो उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ तक अपने पहले वीडियो में बात की थी दोस्तों। अब जब महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं तो अकबर को गुस्सा आता है और वो हल्दी घाटी की व्यूह रचना तैयार करता है। दोस्तों, वह अजमेर आता है। वहाँ पे मान सिंह जी जो कि जयपुर के शासक होते हैं, साथ ही उसके कुछ खास सिपाही सरदार वहाँ इकट्ठे होते हैं अजमेर के अंदर और हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति तय करते हैं। ये रणनीति तय होती है अजमेर के अंदर अकबर का किला कह सकते हैं, मैगजीन का किला कह सकते हैं, या उस समय शस्त्रागार के रूप में उसका उपयोग करते थे। जब इसकी रणनीति तय होती है तो इसकी सारी युद्ध की जो जिम्मेदारी देते हैं वो देते हैं मान सिंह जी को। दोस्तों, 3 अप्रैल 1576 को मान सिंह जी हल्दी घाटी युद्ध के लिए अजमेर से रवाना होते हैं और वह अपना पहला पड़ाव मांडलगढ़ जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है वहाँ पहुँचते हैं और लगभग 2 महीने तक वहाँ युद्धाभ्यास करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य था कि कुछ सेनाएं दिल्ली से और आ रही थी, साथ ही जो हल्दी घाटी है वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो कुछ दिन पहाड़ी क्षेत्र में युद्धाभ्यास करना। साथ ही उनके दिमाग में अगर ये था कि युद्ध की स्थिति देखकर कहीं महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार कर लें, तो 2 महीने तक वहाँ पे वो डेरा रहता है। उसके बाद वो वहाँ से निकलकर मोलेला गांव जो कि राजसमंद में पड़ता है, जो कि मिट्टी की कलात्मक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है या टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, वो वहाँ पहुँचते हैं। अगर महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो हल्दी घाटी युद्ध से पहले महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ में होते हैं। कुंभलगढ़ के बाद वो गोगुंदा के अंदर आते हैं और जो अंतिम पड़ाव होता है वो उनका होता है लोसिंग गांव के अंदर। दोस्तों, इधर मोलेला गांव में मान सिंह जी की सेना आ जाती है और इधर लोसिंग गांव में महाराणा प्रताप की सेना आ जाती है और हल्दी घाटी युद्ध की पूरी व्यूह रचना कर सकते हैं या कि युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है। तो अपन बात करें कि महाराणा प्रताप के साथ में कौन योद्धा थे और अकबर के साथ में कौन योद्धा थे, तो हम बात करें महाराणा प्रताप की तो उनके साथ जो मुख्य सेनापति होते हैं वो होता है हकीम खान सूरी। दोस्तों, हकीम खान सूरी को हरावल जो सेना होती है
उसका दायित्व देते हैं। दोस्तों, हरावल का मतलब होता है कि जो सेना का मुख्य भाग जो सबसे आगे लड़ता है उसको हरावल कहा जाता था, और जो सेना का जो अंतिम भाग था उसको चंदामन कहते थे। तो हरावल जो का सेना का मुख्य जो भार होता है वो हकीम का सूरी को देते हैं। इसके साथ ही जो मुख्य योद्धा थे महाराणा प्रताप के साथ में, उसमें ग्वालियर के राम सिंह जी और उनके पुत्र सालीवान। उसके बाद करें महाराणा प्रताप के नाना जी अखेराज जी सोनगरा, जाला बिदा, जाला मान सिंह जी, साथ ही सलूमर के किशनदास जी, सरदारगढ़ के भीम सिंह जी और देवगढ़ के रावत सांगा। ये मुख्य रूप से महाराणा प्रताप के साथ हैं। इनके अलावा एक जो मुख्य व्यक्ति थे वो थे बिल्लू राणा। बिल सरदार पंजाबी महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में शामिल होते हैं। अगर अपन बात करें अकबर की तरफ से तो उनका जो मुख्य सेनापति होता है वो मान सिंह जी होते हैं। उसके साथ ही आसफ खां, मेहतर खां, उसके बाद जगन्नाथ कच्छावा और इतिहासकार अलबदियानी भी उनके साथ होता है। दोस्तों, अकबर के साथ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति युद्ध लड़ रहा था, वो था शक्ति सिंह। दोस्तों, शक्ति सिंह महाराणा उदय सिंह जी का पुत्र होता है, यानी कि महाराणा प्रताप का छोटा भाई। दोस्तों, महाराणा उदय सिंह जी के जीवन काल में ही किसी बात से नाराज होकर शक्ति सिंह वहाँ से निकल जाता है और वह अकबर के साथ मिल जाता है। दोस्तों, दोनों ही सेना आमने सामने थी और 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध शुरू होता है। दोस्तों, इस युद्ध की बात करें, अगर जो सेना थी वो यूँ कह सकते हैं, अनुपात जो कह सकते हैं 1:4, यानी कि अगर महाराणा प्रताप की सेना 20,000 थी तो अकबर की सेना थी 80,000। दोस्तों, जब हल्दी घाटी का युद्ध जो प्रारंभ होता है तो दोनों सेनाओं के बीच काफ़ी संघर्ष होता है और उस समय एक दूसरे को कत्लेआम करते हैं, तो इतना खून निकलता है कि वहाँ पास ही एक गड्ढा स्थित होता है, वह पूरा खून से भर जाता है। दोस्तों, उस गड्ढे को स्थानीय भाषा में तलई बोलते हैं, तो चूंकि वो खून से भर जाता है तो उसका नाम था रक्त तलई। दोस्तों, हल्दी घाटी में आज भी मौजूद है, उसको रक्त तलई के नाम से जानते हैं, लोग पहचानते हैं। दोस्तों, शुरुआत में कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप काफ़ी वीरता से लड़ते हैं और मुगल सेना में हाहाकार मचा देते हैं, और एक बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि मुगल सेना भाग खड़ी होती है। लेकिन अकबर की तरफ से एक योद्धा जो होता है मेहतर खां, वो अफवाह फैला देता है कि अकबर काफ़ी सारी सेनाएं लेके बस पहुंचने ही वाला है। ये बात सुनकर मुगल सेना में पुनः जोश आ जाता है और वह लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जब मुगल सेना लड़ रही होती है तो महाराणा प्रताप उस मुगल सेना को चीरते हुए, जो मुगल सेना का सेनापति है मान सिंह जी, एक हाथी जो कि मर्दाना हाथी कह सकते हैं, उनका नाम था मर्दाना हाथी, उस पर बैठ कर लड़ रहे होते हैं। तो महाराणा प्रताप सारी मुगल सेना को चीरते हुए मानसिंह तक पहुंचते हैं, और जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा होता है चेटक, वो दोनों पांव जो हाथी की सूंड होती है उसके ऊपर टिका देता है, और महाराणा प्रताप अपने सवामण के भाले से मान सिंह जी के ऊपर एक जोरदार प्रहार करते हैं। लेकिन मान सिंह उस एक ओदा जो होता है हाथी के ऊपर, जो बैठने की ओदी होती है, उसके अंदर छुप जाते हैं, उनका महावत मारा जाता है और वो बच जाते हैं। दोस्तों, इस सारे घटनाक्रम में महाराणा प्रताप काफ़ी घायल हो चुके होते हैं। साथ ही हाथी की सूंड में एक तलवार होती है, उससे जो चटक होता है महाराणा प्रताप का घोड़ा, उसके पाँव में एक बड़ा घाव हो जाता है। ये सारी स्थिति देखकर जो सरदार होते हैं, सारे योद्धा होते हैं महाराणा प्रताप के, वो इकट्ठे होते हैं और महाराणा प्रताप को कहते हैं कि आप काफ़ी घायल हो चुके हैं और अब बहुत ज़्यादा देर तक युद्ध नहीं कर पाओगे, तो आप यहाँ से निकल जाओ। तो महाराणा प्रताप इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि मैं युद्ध भूमि छोड़ के नहीं जाऊँगा। तब उनके सारे सरदार समझाते हैं कि अगर आप जिंदा रहें तो ये संघर्ष जारी रहेगा, अगर यहाँ मर गए आज तो यह संघर्ष यहीं समाप्त हो जाएगा। तो उस समय जाला मान सिंह जी को उनका छत्र धारण कराया जाता है और महाराणा प्रताप वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जब वो निकलने की कोशिश करते हैं तो कुछ सिपाही मुगल सेना के उनको देख लेते हैं और उनके पीछे पीछे भागते हैं। ये स्थिति देखकर जब शक्ति सिंह जो होते हैं कि
जो महाराणा प्रताप के भाई होते हैं और अकबर की सेना की तरफ से युद्ध लड़ रहे होते हैं, वो देखते हैं कि मेरा भाई संकट में है, तो उनके पीछे पीछे आते हैं और उन दोनों मुगल सैनिकों को मार डालते हैं। दोस्तों, जो चेटक होता है महाराणा प्रताप का घोड़ा, उसका एक पाँव घायल हो जाता है। वो तीन पाँव पर दौड़ता हुआ जो 25 से 26 फीट का जो नाला होता है उसको वो कूद जाता है या छलांग मारता है। दोस्तों, जैसे वो छलांग मारता है वो धड़ाम से गिर पड़ता है और अपने प्राणों को वहीं त्याग देता है। दोस्तों, उसके प्राण त्यागते ही महाराणा प्रताप के आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, वहीं पे ही चेटक का आज भी स्मारक बना हुआ है और लोग आज भी वहाँ पे देखते हैं। तो चेटक का जो स्मारक बना हुआ है वो बना हुआ है बलीचा गांव में, जो कि हल्दी घाटी के काफ़ी पास स्थित है। दोस्तों, इस घटनाक्रम के बाद महाराणा प्रताप काफ़ी घायल हो चुके थे, तो वो वहाँ से निकलकर जो कोल्यारी गांव है वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ अपना इलाज कराते हैं और कुछ समय वहाँ पर व्यतीत करते हैं। अगर हम हल्दी घाटी युद्ध की बात करें कि हल्दी घाटी युद्ध में कौन विजेता रहा, कौन हारा, तो दोस्तों कहा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णित था, इसका कोई परिणाम नहीं निकला था, क्योंकि महाराणा प्रताप वहाँ से निकल जाते हैं और मुगल सेना भी पुनः चली जाती है। दोस्तों, अकबर को लगता है कि महाराणा प्रताप के निकल गए हैं, तो उनका पीछा करता हुआ वह दिल्ली से निकलकर मेवाड़ में पहुंचता है। दोस्तों, अक्टूबर 1576 को अकबर गोगुंदा के पास एक मोही गांव में वहाँ अपना डेरा डालता है और नवंबर 1576 को उदयपुर को जीत लेता है और उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख लेता है। लेकिन दोस्तों, अकबर के हाथ में अभी भी महाराणा प्रताप नहीं आए थे, क्योंकि महाराणा प्रताप वहाँ से निकल चुके होते। शहबाज खान को कहता है, तो शहबाज खान सन 77, 78 और 79 के अंदर लगभग 3 अभियान करता है। वह 77, 78 के अंदर जो अभियान करता है पहला, उसके अंदर वह कुंभलगढ़ को तो जीत लेता है, लेकिन महाराणा प्रताप को वह नहीं पकड़ पाता है। उसके पश्चात अकबर ने 1580 के अंदर जो अजमेर होता है वहाँ का गवर्नर अब्दुल रहीम खान को नियुक्त करता है, ताकि वह महाराणा प्रताप का पीछा कर सके, उन्हें पकड़ सके। दोस्तों, इसका भी एक घटनाक्रम है। कहा जाता है कि अब्दुल रहीम खाना शेरगढ़ में अपने परिवार, बच्चे, महिलाओं, बच्चों को छोड़कर वह अभियान के लिए महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए निकल जाता है। तो उसके पीछे से महाराणा अमर सिंह जी, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र होते हैं, वह शेरगढ़ पर हमला करके बच्चों और महिलाओं को अगवा करते हैं। उनको अगवा करके वो महाराणा प्रताप के सामने पेश करते हैं। तो इस बात से महाराणा प्रताप काफ़ी नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि इन बच्चों और महिलाओं को ससम्मान वापस वहीं पे छोड़ के आ जाओ। तो इस बात से अब्दुल रहीम खाना काफ़ी प्रसन्न होता है, काफ़ी इम्प्रेस होता है और वह अकबर को कहता है कि ऐसे महान व्यक्ति को मैं नहीं पकड़ सकता, और वह महाराणा प्रताप के अभियान से हट जाता है। दोस्तों, अब बात करें, महाराणा प्रताप काफ़ी संघर्ष में जी रहे थे। वह कोल्यारी गांव से निकलते हैं और गुजरात वह इडर चल जाते हैं। इडर में पहुंचने के बाद चूँकि काफ़ी धन की कमी हो चुकी थी, काफ़ी सेना नहीं थी, तो वह सिंध निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसी बीच भामाशाह, जो कि चूल्हा ग्राम में होते हैं, वह महाराणा प्रताप से भेंट करते हैं कि आप मेवाड़ के संघर्ष को जारी रखो, और वह उनको उस समय 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करते हैं। दोस्तों, 100 स्वर्ण मुद्रा का अर्थ होता है कि 25,000 सेना 12 वर्ष तक अपना भरण पोषण कर सकती थी या युद्ध के लिए तैयारी कर सकती थी। इतना धन भामाशाह ने उस समय दिया था। तो इस बात से महाराणा प्रताप को काफ़ी जोश उमड़ता है और वह जंगलों में भटकते हुए, यूँ कहें कि उस समय घास की रोटी भी खाई होगी उन्होंने, लोगों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं और हथियार भी इकट्ठा करते हैं। वह 1582 के अंदर जो दिवेर चौकी होती है राजसमंद के अंदर, उसका जो मुखिया होता है सुल्तान खान, जो कि अकबर का चाचा होता है, उस पर हमला करते हैं
और सुल्तान खान को मारकर वह दीवर चौकी पर कब्जा कर लेते हैं। इस युद्ध से महाराणा प्रताप की विजय की शुरुआत कर सकते हैं अपन। यहाँ से महाराणा प्रताप की जीत की शुरुआत होती है। पुनः एक घटनाक्रम और बताऊंगा कि महाराणा प्रताप का जो भाई होता है जगमाल, जिसको महाराणा उदय सिंह जी उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, वो कहाँ गया था। दोस्तों, जब महाराणा प्रताप का राज तिलक होता है तो इस बात से नाराज होकर जगमाल अकबर के साथ मिल जाता है। तो अकबर उन्हें एक जहाजपुर का परगना, जो कि भीलवाड़ा जिले में पड़ता है, वह देता है। तो वह अकबर के लिए युद्ध कर रहा होता है या उसकी सहायता कर रहा होता है। तो इसी क्रम में सन 1583 के अंदर देवड़ा सरदार, जो कि सिरोही का राजा होता है, उसके साथ में दत्तानी का युद्ध होता है। उसके अंदर जगमाल मारा जाता है। यह बात हुई जगमाल की। हम बात करें कि अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए आखिरी कोशिश कब की थी। तो दोस्तों, 1584 के अंदर जगन्नाथ कच्छा होता है, वह महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अंतिम अभियान करता है। उसके बाद वह मारा जाता है। फिर अकबर को लगता है कि महाराणा प्रताप हाथ आने वाला नहीं है और उसकी दूसरे राज्यों की जो सीमा है वह कहीं छूट रही है, तो वह उन पर ध्यान देना शुरू करता है। दोस्तों, 1585 के अंदर महाराणा प्रताप लूणा चावंडिया को हराकर चावंड पर विजयश्री प्राप्त करते हैं और चावंड को अपनी राजधानी स्थापित करते हैं। दोस्तों, चावंड को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है और यह राजधानी 1585 से लेकर 1615 तक मेवाड़ की राजधानी रहती है। दोस्तों, चावंड का एक घटनाक्रम होता है कि महाराणा प्रताप अपनी जो धनुष होता है उसकी रस्सी को खींच रहे होते हैं, तो वह रस्सी टूटकर महाराणा प्रताप के पेट में लगती है और महाराणा प्रताप के पेट में गहरा घाव हो जाता है। उसका काफ़ी इलाज कराया जाता है, लेकिन उस घाव के कारण महाराणा प्रताप पुनः कभी स्वस्थ नहीं हो पाते हैं और 19 जनवरी 1597 के अंदर इस महान प्रतापी महाराणा प्रताप का स्वर्गवास चावंड में हो जाता है। उसके पश्चात उनका अंतिम संस्कार वही बांडोली ग्राम में किया जाता है। उनकी 9 खंभे की छतरी अभी भी बांडोली ग्राम में बनी हुई है, एक स्मारक के रूप में लोग आज देखते हैं। दोस्तों, हम बात करें अकबर की, तो महाराणा प्रताप का जब स्वर्गवास होता है तो अकबर कहाँ था। दोस्तों, अकबर उस समय होता है लाहौर के अंदर और महाराणा प्रताप के स्वर्गवास का समाचार सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे महान वीर प्रतापी महाराणा प्रताप थे। दोस्तों, महाराणा प्रताप के कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं। उनमें से चीका भी कहा जाता है, उन्हें पाथल भी कहा जाता है, हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है, मेवाड़ का केसरी कहा जाता है। तो दोस्तों, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है महाराणा प्रताप के जीवन काल को एक संक्षिप्त और सामान्य भाषा में आपके पास सामने पेश करने का। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसी तरह मेरे वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम मिलते हैं अगले वीडियो अगले भाग में। जय एकलिंग जी की नमस्कार।